दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, भारत के आधुनिक इतिहास के बारे में आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ठोस तथ्यों के साथ आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। और ये जो जानकारी है वो जाति जनगणना के इतिहास के बारे में है। जाति जनगणना चूंकि इस समय देश का बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए मैं समझता हूं कि ये कहानी आपको ज़रूर मैं सुनाऊं, क्योंकि इस बारे में बहुत कम जानकारी लोगों के पास है। खासकर हमारे देश के विजुअल मीडिया में या प्रिंट मीडिया में भी ज़्यादा चर्चा इसकी नहीं हुई है। और वो ये है कि आज़ाद भारत में जो पहली जनगणना की जा रही थी 1951 में, उस वक्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेकर के और जितने वंचित समाजों के प्रतिबद्ध नेता थे, बुद्धिजीवी थे, वे सब चाहते थे कि जातियों की गणना की जाए। लेकिन जो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडर्स थे या दूसरी और जो छोटी छोटी पार्टियां थीं या मझोली पार्टियां थीं, उनके नेता हरगिज नहीं चाहते थे। बाद के दिनों में सोशलिस्टों का एक कैंप जरूर जातिवार जनगणना के पक्ष में था, लेकिन सोशलिस्ट मूवमेंट में भी बहुत सारे लोग थे जो जातिवार गणना के पक्ष में नहीं थे। वामपंथियों का भी वही हाल था। उसमें भी कोहेरेंस, माने एक क्लियर कट उनके पास कोई नजरिया नहीं था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर इस मामले में बिल्कुल साफ थे कि जातियों की गणना के बगैर राष्ट्रीय जनगणना का क्या मतलब है। बाबा साहब के कारण ही इस देश में सकारात्मक कार्रवाई, एफर्मेटिव एक्शन यानी आरक्षण के अध्याय का सूत्रपात हुआ। महात्मा गांधी और उनके बीच जो पुणे पैक्ट हुआ, जिसको मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी की तरफ से साइन किया था, वो मजबूरी का समझौता था। बाबा साहब नहीं चाहते थे। बाबा साहब, उससे बड़ा एजेंडा उनके पास था, लेकिन कांग्रेस या महात्मा गांधी तैयार नहीं थे। तो बाद के दिनों में जब देश आजाद हुआ तो संविधान में SC ST के रिजर्वेशन की बात सामने आई और उसको सबने एक्सेप्ट किया। तो उनकी काउंटिंग यानी उनकी गणना भी राष्ट्रीय जनगणना में शुमार हुई। लेकिन अन्य जातियों की योजना के तहत उस समय के सत्ताधारी एलीट ने गणना से साफ इनकार कर दिया कि कोई काउंटिंग नहीं की जाएगी, अन्य जातियों की गणना नहीं होगी। लेकिन अपने संविधान में आर्टिकल 340 के तहत, जिसको आज OBC कहते हैं, उन वर्गों के लिए भी एफर्मेटिव एक्शन कैसे होगा, इसके लिए जरूरी एक प्रावधान जोड़ा गया था कि कमीशन बनाया जाए पिछड़ेपन की जानकारी के लिए, और उसमें काउंटिंग जरूरी थी। लेकिन सरकारों ने और सत्ताधारी नेताओं ने इनकार कर दिया। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसके लिए कांग्रेस के, या यूं कहा जाए कि उस दौर की सरकार के जिस व्यक्ति को ज्यादा जिम्मेदार ठहराया, वो कौन था, आज मैं ये रिवील करने जा रहा हूं। और बाबा साहब ने क्या कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, वो मैं अपनी ओर से नहीं, ये बाबा साहब की जुबानी बताने जा रहा हूं। बाबा साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण उनका चैप्टर है भाषावार राज्यों के संबंध में विचार, उसके अध्याय 10 बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक, ये जो आर्टिकल है, बाबा साहब के भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जो कलेक्टेड वर्क्स है, जिसका हिंदी में नाम संपूर्ण वांग्मय है, उसके खंड 1 में यह शामिल है। और उसमें बाबा साहब ने जो कहा है वो आंख खोलने वाला है। अब मैं बता दूं जातिवार जनगणना को क्यों जरूरी समझते हैं बाबा साहब। उनका कहना है कि भारत के संदर्भ में सामाजिक ढांचा जाति व्यवस्था पर खड़ा है, जो हिंदू सभ्यता और संस्कृति की विशिष्ट परिणति है। परिणति, कल्मिनेशन। जाति व्यवस्था इतनी जानी मानी है कि इसके स्वरूप को समझाने में किसी को समय नहीं लगता। कोई भी सीधे यह बता सकता है कि भाषावार राज्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो पूरा डिस्कोर्स है, पूरी डिबेट है, भाषावार राज्यों के बारे में है, लेकिन जाति का मामला कैसे उसमें प्रासंगिक है, बाबा साहब इसको बता रहे हैं। बाबा साहब कह रहे हैं कि जातियों का विभाजन इस प्रकार किया गया है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में एक जाति प्रधान है, एक जाति प्रधान है।
यानी आप देखेंगे कि जहां ठाकुर ज्यादा है वहां भूमिहार और ब्राह्मण कम होंगे, कायस्थ कम होंगे। किसी एक जिले में जहां कायस्थ बहुत हैं वहां पाएंगे कि दूसरी अन्य जातियां कम होंगी। जहां ब्राह्मण डोमिनेंट हैं वहां और दूसरी जातियां कम होंगी, लेकिन ओबीसी दलित आप खूब पाएंगे। जैसे लगता है कि एक जाति को एक राजा बना दिया जाए, यानी इनफॉर्मली, यानी जाति जो है उसका वर्चस्व बना रहे, कुछ इस तरह का। कई जगह मिक्स भी है माइग्रेशन के बाद के दिनों में। तो बाबा साहब कहते हैं कि जातियों का विभाजन इस प्रकार किया गया है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में एक जाति प्रधान है, जबकि दूसरी जो छोटी जातियां हैं प्रधान जाति की वंशवर्ती हैं, क्योंकि वे अपेक्षा छोटी जातियां हैं। प्रधान जाति पर उनकी आर्थिक निर्भरता है, क्योंकि गांव की अधिकांश जमीन उसी प्रधान जाति की है। ये बाबा साहब कहते हैं। दूसरी बात जो बाबा साहब कहते हैं, मैं आऊंगा जातिवार जनगणना पर, आज के प्रसंग पर आऊंगा, लेकिन पहले आप ये सुनिए। जाति व्यवस्था का प्रमुख लक्षण केवल असमानता ही नहीं है, बल्कि उस पर श्रेणीगत असमानता की व्यवस्था की छाया भी है। सभी जातियां बराबर की नहीं है, उनमें ऊंचे नीचे का भेद है, इनमें घृणा का आरोही मान है और तिरस्कार का अवरोही है। ये बात कहते हैं बाबा साहब। बाबा साहब जब जातिवार जनगणना पर आते हैं, बल्कि जातिवार जनगणना न कहिए, राष्ट्रीय जनगणना पर, क्योंकि दोस्तों ब्रिटिश पीरियड में 1931 तक जनगणना हुई और वो जाति आधारित थी। 1941 की जनगणना जो हुई वो भी जाति आधारित थी, लेकिन उसके आंकड़े नहीं आ सके क्योंकि वर्ल्ड वार आ गया। तो जातिवार जनगणना के 1941 के आंकड़े पब्लिक नहीं हुए और पूरे भी कंप्लीट नहीं हुए होंगे शायद, लेकिन 1931 ही वो राष्ट्रीय जनगणना है भारत की, जिसके आधार पर जातियों का सारा कारोबार आज चल रहा है अपने देश में। अनुमान जो लगाया जाता है, मंडल कमीशन ने इसकी शिकायत भी की थी कि हमें अद्यतन आंकड़े नहीं मिले, सर्वे कराकर काम करना पड़ रहा है। और दोस्तों काका कालेलकर आयोग जो नेहरू जी के कार्यकाल में गठित किया गया था पिछड़े वर्गों के आकलन के लिए, उसने भी अपनी रिपोर्ट, तो उनकी बहुत खराब थी, कुछ नहीं हो पाया पिछड़ों के लिए, लेकिन रिकमेंड किया था कि जातिवार जनगणना हो। लेकिन इसके बावजूद जातिवार जनगणना स्वतंत्र भारत में नहीं की गई और आज तक नहीं की गई। नेहरू से लेकर वाजपेयी तक, वाजपेयी से लेकर नरसिंह राव, इसके अलावा मनमोहन सिंह और अब नरेंद्र मोदी, किसी के कार्यकाल में जातिवार जनगणना नहीं की गई। अब जातिवार जनगणना अचानक अनाउंस हुई है पहलगांव आतंकी हमले के बाद, और उस पार्टी की सरकार द्वारा की गई है जिस पार्टी ने सिरे से खारिज किया था। जातिवार जनगणना का नाम सुनते ही बीजेपी और उसके नेता, आरएसएस के, बीएसपी के सारे नेता नाक भौं सिकोड़ते थे। मोदी सरकार ने तो हलफनामा दे रखा है सुप्रीम कोर्ट में कि जातिवार जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने तो ये तक कह दिया कि जातिवार जनगणना की बात करने वाले अर्बन नक्सल हैं। योगी जी ने कुछ और कहा। आरएसएस, बीजेपी का हर नेता जातिवार जनगणना के विरोध में कारण गिना चुका है और फैक्टर्स गिना चुका है, लेकिन जातिवार जनगणना पर अचानक तैयार हो गए। तो उस जातिवार जनगणना के बारे में बाबा साहब ने 1944-55 में क्या कहा था कि 1951 की जनगणना जो नहीं हुई जातियों के आधार पर, उसके लिए जो एक व्यक्ति जिम्मेदार सबसे ज्यादा है वो कौन है? वो व्यक्ति है दोस्तों उस समय का गृह मंत्री। और इसके कारण जो हैं जरूर बाबा साहब को मालूम रहे होंगे, निश्चित रूप से मालूम रहे होंगे। यह हो ही नहीं सकता है कि बाबा साहब गृह मंत्री को कहें, प्रधानमंत्री को न कहें। कोई फैक्टर होगा, क्योंकि बाबा साहब इनसाइडर थे। एक समय वो कानून मंत्री थे, बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो उनको सब कुछ मालूम था। बाबा साहब ने कहा कि जो जनगणना हुई वो ठीक नहीं हुई। अब उनका वाक्य मैं पढ़कर सुनाता हूं। मुझे खेद है कि मैं इन बातों को तथ्यों और अंकों के द्वारा स्पष्ट नहीं कर सकता। किस बात को? कि किसी भी जाति में अनन्यता और गर्व का भाव उसी प्रकार होता है जैसे राष्ट्र में। इसलिए जिस प्रकार छोटे और बड़े राष्ट्रों को एक समूह कहा जाता है, वैसे ही जात समूह कहना भी अनुचित नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जातियों की प्रधानता जो रखी गई है अपने समाज में, उसके पीछे कहानी क्या है? उसके पीछे संख्या ही है, उसके पीछे उत्पादकता है, उसके पीछे जमीन पर स्वामित्व है, उसके पीछे कारोबार पर स्वामित्व है।
बहुत सारी चीजें वो गिनाते हैं और फिर वो कहते हैं कि मुझे खेद है कि इन बातों को तथ्यों और अंकों के द्वारा मैं आज स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूं। क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि जनगणना ही इन मुद्दों पर सूचना का एकमात्र साधन है और उससे मुझे कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि पिछली जनगणना यानी 1951 की, उसमें जातियों की गिनती नहीं दी गई है, जो कि प्रारंभ से ही भारत की गणना का मुख्य लक्षण रहा है। प्रारंभ से यानी जब से अंग्रेजों ने जाति जनगणना करानी शुरू की, तब से जाति जनगणना होती रही। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि पिछली जनगणना 1951 की, उसमें जातियों की गिनती नहीं की गई। इसलिए मैं आंकड़े नहीं दे पा रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं मेरा एजम्पशन है और मेरा ये बिल्कुल वैज्ञानिक आधार पर है, लेकिन तथ्य नहीं दे पा रहा हूं। तो बाबा साहब कहते हैं कि जिम्मेदार कौन है इसके लिए? भारत सरकार के गृह मंत्री जो इस बात के लिए उत्तरदायी हैं। उनका यह मत है कि यदि कोई शब्द शब्दकोश में न मिले तो यह सिद्ध किया जा सकता है कि जिस तथ्य का वह शब्द निर्देश करता है उसका अस्तित्व ही नहीं है। बाबा साहब जबरदस्त अटैक करते हैं। ऐसे लेखक की क्षुद्र बुद्धि पर मुझे तरस आता है। बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि कोई शब्द शब्दकोश में न मिले तो यह सिद्ध किया जा सकता है कि जिस तथ्य का वह शब्द निर्देश करता है उसका तो वजूद ही नहीं है। तो बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा दिमाग क्षुद्र बुद्धि है। और दोस्तों, ये बात बाबा साहब किसके लिए कहते हैं? कौन था उस समय गृह मंत्री जो नेहरू को भी प्रभावित कर सकता था, जो नेहरू की सरकार, संपूर्ण प्रधानमंत्री सचिवालय उस समय का, उस व्यक्ति से प्रभावित हो सकता था? वो व्यक्ति थे दोस्तों सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी उस वक्त भारत के गृह मंत्री थे। और वो गृह मंत्री कब तक रहे? वो गृह मंत्री रहे 26 दिसंबर 1950 से लेकर 5 नवंबर 1951 तक। और पहली जनगणना कब हुई थी दोस्तों? पहली जनगणना हुई थी 9 फरवरी से 28 फरवरी 1951 में। सरदार पटेल के समय ये नहीं हुई थी, ये याद रखिए। ये हुई थी सी राजगोपालाचारी जब गृह मंत्री बने। और ये गृह मंत्री जो थे राजगोपालाचारी, ये उन्होंने होने नहीं दिया। उन्होंने ही सारे देश को मिसलीड किया, सरकार को मिसलीड किया और प्रधानमंत्री को भी प्रभावित किया। ये बात ठोस तथ्यों से साबित होती है दोस्तों। और बिल्कुल ये भी साबित हो जाता है कि कैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारतीय समाज, भारत की राजनीति के लिए जो जरूरी कदम थे उस समय फैसला लेने के लिए, उसमें जातियों की गिनती को क्यों जरूरी मानते थे और क्यों इस भूल के लिए, इस गलती के लिए वो जिम्मेदार ठहराते हैं उस समय के गृह मंत्री सी राजगोपालाचारी को। और बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि सी राजगोपालाचारी की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी, उनकी वर्णगत पृष्ठभूमि क्या थी और किस तरह से तमिलनाडु और दक्षिण भारत में वो किस तरह खास तरह के सुधार आंदोलनों से बहुत कुपित रहते थे, बहुत दुखी रहते थे, बहुत नाराज रहते थे। और कहा तो ये भी जाता है कि सेंगोल, जो आजकल पार्लियामेंट में भी रखा गया उसका एक प्रतीक, नेहरू को भेंट कराने में सी राजगोपालाचारी का ही हाथ था, जो तमिलनाडु के बहुत सारे उस समय के जो ब्राह्मण पुजारी थे उनकी अगुवाई में एक शिष्टमंडल आया था और नेहरू को उनके घर जाकर के सेंगोल दिया था। तो वह भी एक प्रतीक था। बहरहाल हम उसकी आज चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये कहानी जो बाबा साहब की जुबानी है कि कैसे उस समय का गृह मंत्री जिम्मेदार है। राजगोपालाचारी का उन्होंने नाम तो नहीं लिया है, लेकिन जिस समय की बात की है वो सी राजगोपालाचारी का ही कार्यकाल था गृह मंत्री के रूप में दोस्तों। तो ये कहानी मैं आज आपके सामने पेश करना चाहता था। आपको ये कहानी कैसी लगी? इतिहास की बाबा साहब की जुबानी ये जो ठोस कहानी है उस पर जरूर आप विचार रखिएगा और हमें बताइएगा आपको ये हमारा कार्यक्रम टोटल कैसा लगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और एक बात और दोस्तों, मैं आमतौर पर अपील करना भूल जाता हूँ। मेरा चैनल आप देखते हैं, आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को कहिए कि वो देखें, सब्सक्राइब करें। अभी हम और कुछ नहीं आपसे कह रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।